मैंने उसमें कहा था कि भाई मैकेनिकल वेव जो है जिनको प्रोपेगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। अब जिस मीडियम में मैकेनिकल वेव प्रोपेगेट होंगी, कंफर्म है, तो मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि मैकेनिकल वेव, तो मैकेनिकल वेव्स का टाइप क्या होगा, ट्रांसवर्स होंगी, लॉन्गिट्यूडनल होंगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि एक तो मीडियम कौन सा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी भी मीडियम में कोई भी प्रोपेगेशन हो जाएगा, कौन सा मीडियम है, तो उसमें भी वेव जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो उसका मोड ऑफ एक्साइटेशन क्या है। मतलब एक्साइटेशन का मतलब हम वेव को किस तरीके से एक्साइट कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। ठीक, अब जैसे वेव ऑन स्ट्रिंग्स, ये कभी भी ट्रांसवर्स ये कभी भी लॉन्गिट्यूडनल नहीं होगी। वेव ऑन स्ट्रिंग के ऊपर हमेशा ट्रांसवर्स वेव ही प्रोपेगेट करती है। अगर तुम कोशिश करते भी हो लॉन्गिट्यूडनल वेव बनाने की होती है, वेव्स ऑन स्ट्रिंग्स आर ऑलवेज ट्रांसवर्स। कैसे? देखो, अगर तुमने एक स्ट्रिंग को ऐसे पकड़ा और यहां से इसको ऐसे वाइब्रेट कराया, इस स्ट्रिंग को यहां फिक्स करके तुमने इसको ऐसे झटक दिया है, तो इसके अंदर एक पल्स बन जाएगी ऐसी। चूंकि डिस्प्लेसमेंट जो होगा, डिस्टर्बेंस तो आगे चल रहा है, डिस्प्लेस करा तुमने पार्टिकल्स को प्रोपगेशन ऑफ वेव पे परपेंडिकुलर। कैसी वेव है? ट्रांसवर्स। तो तुम ये कह रहे हो कि हम स्ट्रिंग के पार्टिकल्स को अगर ऐसे मूवमेंट देंगे वेव कैसी बनेगी? इसमें कौन सा बड़ी बात है? हम वेव को एक्साइट ही लॉन्गिट्यूडनली करने की कोशिश करते हैं, तो फिर भी कोई ऐसी को देखने बना के रख दिया। तो फिर उसके लिए इन्होंने सोचा कि अगर ये कोई रिजिड बॉडी होती तो उसको यहाँ से, अगर ये कोई रिजिड बॉडी होती है इसको हम यहाँ से ऐसे टक कर सकते थे। स्ट्रिंग ऐसी तो है, पर स्ट्रिंग को भी इस तरह से स्ट्राइक करने की कोशिश करते हैं, इसके अंदर ऐसी पल्स भेजने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए इन्होंने क्या करा कि इसको ऐसे एक ट्यूनिंग फॉर्क से कनेक्ट कर लिया। तो जब ट्यूनिंग फॉर्क के आर्म्स ऑसिलेट होंगे तो ऐसे ऑसिलेट होंगे, तो वो ऑसिलेशन इन्होंने सोचा कि स्ट्रिंग के अंदर वैसे वैसे ट्रांसफर हो जाने चाहिए जैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव में होता है, ऐसा सोचा इन्होंने। ये आगे पढ़ेंगे, मिल्डीज एक्सपेरिमेंट करके है एक, उसमें इस अरेंजमेंट में भी चीज़ें आती हैं, मतलब आगे पढ़ाऊंगा। ये वही है इसमें टंग कर दें तो ऐसे ऐसे हिलता है थोड़ा थोड़ा। हाँ वही है, ट्यूनिंग फॉर्क। हाँ, दो स्टेनलेस स्टील जैसी वो आर्म की होती है, तो उसको पैडल को मारना, वो वाइब्रेट करती है जैसी के बाद। हाँ, तो इस ट्यूनिंग फॉर्क के आर्म से इन्होंने जो स्ट्रिंग को कनेक्ट कर दिया। अब जैसे इसकी आर्म्स ने ऑसिलेट करना शुरू करा, अब ध्यान से देखना कि इसकी जो आर्म्स हैं वो ऐसे ऑसिलेट करेंगी, ऐसे। तो जब ये आर्म से स्ट्रिंग कनेक्टेड थी और स्ट्रेट थी, तो जैसे ये आर्म इधर गई तो इस आर्म के इस तरफ जाने से ये स्ट्रिंग थोड़ा नीचे की तरफ झुकी, ऐसे लूज हो गई। टाइट स्ट्रिंग थी ना जब ये यहाँ पे कनेक्टेड थी, तो जब ये आर्म ऐसे गई तो ये स्ट्रिंग जो थी ऐसे ढीली होगी ना। तो अब ये यहाँ से वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ की तरफ जा रहा है, तो ये लटकी हुई स्ट्रिंग जो है ऐसे, इसको ये ऐसे खींच रहा है, तो ये पार्टिकल सारे के सारे ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो जैसे ये वाली आर्म्स दोबारा से स्ट्रेट होने की कोशिश करेगी तो ये स्ट्रिंग जो होगी ऐसे हो जाएगी, सही होगी। और ये स्ट्रिंग के सारे पार्टिकल जो होंगे वो कुछ ऐसे वेलोसिटी प्रोड्यूस करेंगे। अब ये ट्यूनिंग फॉर्क की आर्म फिर इधर जाएगी ऑसिलेशन कंप्लीट करने को, तो ये स्ट्रिंग जो होगी टाइट है तो फिर
ऐसे ही गई तो इस स्ट्रिंग की टेंशन बढ़ेगी। तो वो जो टेंशन है स्प्रिंग की वो इन पार्टिकल्स की मूवमेंट के 90 डिग्री पे होगी। पार्टिकल की वेलोसिटी ऊपर है, स्प्रिंग का टेंशन ऐसे है। तो किसी भी वेक्टर को उसके 90 डिग्री पे रिजॉल्व करके देखो, कोई इम्पैक्ट होता ही नहीं। तो ये जो टेंस स्प्रिंग है इसकी टेंशन इस वेलोसिटी को कोई इफेक्ट करने वाली है नहीं। समझिए? तो जब ये यहाँ गया और यहाँ से फिर जब तक ये वापस आया अपने ओरिजिनल लेंथ पे, तब तक ये स्प्रिंग यहीं बनी रहेगी और इसकी वेलोसिटी जो होगी वो v रहेगी। ठीक है। क्योंकि इस वेलोसिटी को डिक्रीज करने के लिए कोई फोर्स तो काम कर नहीं रहा था। इसके अपोजिट जो टेंशन थी स्प्रिंग की वो परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी थी, और लेंथ जो थी हमारे पास थी नहीं एक्स्ट्रा, तो ये कहीं ऊपर नीचे शिफ्ट भी नहीं हो पा रहा, ऊपर नहीं जा पा रहा। जो कि ऊपर अगर जाता तो उसको एक्स्ट्रा लेंथ चाहिए होती, वो मिल नहीं रही थी। तो अब तुम यहाँ पे देख रहे होगे, तो यहाँ पे ट्यूनिंग फॉर्क के आर्म ने एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर ली। यहाँ से चला, वहाँ गया, वहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर वापस आया। तो उसका एक ऑसिलेशन तो कंप्लीट हो गया। इस स्ट्रिंग को अगर देखो तो यहाँ से जब ये इधर गया, यहाँ आया और यहाँ गया, तब तक ये स्ट्रिंग नीचे से बस ऊपर ही आ गई। सर ये नहीं समझ आया नीचे कैसे गया था? नीचे ऐसे गया था, वो देखो कल जो तुम ले रही थी लाई हो, तो बहुत समझ आएगा तुमको। ये याद निकालना पकड़ियो भाई जी, बैठे बैठे पकड़ ले। ये है तो ट्यूनिंग फॉर्क ऐसे कनेक्टेड थे ना इससे यूं, तो ये ट्यूनिंग फॉर्क के साथ कनेक्टेड था वहाँ भाई, यहाँ पर सीधा रखा ये ऐसे कनेक्टेड था इसके आर्म से। तो ये वाली आर्म जब ऐसे गई, अच्छा, नीचे चला गया भाई। मतलब ट्यूनिंग फॉर्क इसके ऐसे नहीं पड़ी हुई, ऐसे ही पड़ी हुई। ऐसे तो है ना यूं, ऐसे सर है लेकिन यूं। ट्यूनिंग फॉर्क ऐसे जाएगी क्यों? हमने उसको oscillate मुझे लगा करा, ऐसे पड़ी हुई है। हमने पैर मार दी उसको जाकर, तो उसके हम ऑसिलेट करते रहे देखिए, वो कर रही थी ऑसिलेट। तो जब ऑसिलेट कराया हमने उसको, तो ये ऐसे होगी। जब ये वापस यहाँ आई हाँ तो टेंशन आ गई। तो टेंशन आ गई इसमें, और इसकी पार्टिकल की वेलोसिटी इनकी जब भी देखो, जब ये ऊपर जा रही है यूं, तो ऊपर की साइड। ऊपर की साइड है नहीं। हाँ। तो अब इस टाइम तक अगर देखो तो ये यहाँ से यहाँ गई, फिर यहाँ से यहाँ पहुंची, और उस टाइम इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ। इसने एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया, इसने करा नहीं। ठीक है। अब देखो, अब ये इसकी जो ट्यूनिंग फॉर्क की आर्म है वो दोबारा से आगे जाएगी। तो जब ये दोबारा से आगे जाएगी तो स्ट्रिंग दोबारा से ढीली होगी, पर अब की बार स्ट्रिंग जो है वो ऊपर जाएगी। नीचे नहीं जा रही, हाँ। क्योंकि उसकी पार्टिकल्स की वेलोसिटी ऊपर की साइड। तो उसको स्पेस मिलते है, जैसे स्ट्रिंग स्लैक होती है थोड़ी सी, उसको स्पेस मिलते है, तुरंत ऊपर भाग जाएगी। ठीक है। तो अब की बारी जो स्ट्रिंग होगी वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। समझ ये वहां से फिर वापस आने लगा ऐसे। तो जब ये वापस यहाँ आया तो ये स्ट्रिंग फिर दोबारा से इसी पोजीशन में आ गई, पर अब की बार उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है। ये फिर यहाँ से यहाँ और वापस यहाँ जब तक जाएगा तब तक ये यहीं पे ही रहेगी। तो ट्यूनिंग फॉर्क ने कितना ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिए? दो। अब इस स्ट्रिंग को देखो, ये यहाँ से चली, फिर ऊपर आई, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ पहुंची, जब दोबारा नीचे जाने को तैयार है। अब इस स्ट्रिंग का कितना ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ? तो इसमें फिर मिल्डीज एक्सपेरिमेंट में हम लोग करते हैं तो ट्यूनिंग फॉर्क को दो तरह से कनेक्ट करते हैं। एक तो ऐसे कर लेंगे और एक बार हम उसको इस तरह से भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये तो ऐसे ऑसिलेट होगी ना, तो यहाँ तो ट्यूनिंग फॉर्क की आर्म जिस तरफ स्ट्रिंग पर प्रोपगेशन ऑफ वेव हो रही है उसके परपेंडिकुलरली ऑसिलेट हो रही है, तो नेचुरल सा है कि ट्रांसवर्स, पर यहाँ हमने लॉन्गिट्यूडिनल प्रोड्यूस करने की कोशिश करी, पर अभी भी स्ट्रिंग में वेव ट्रांसवर्स ही प्रोड्यूस होगी। देखो ऊपर नीचे हो रही है। तो पर वो सर वो ऐसी वाली वेव नहीं बनी इसमें। वो ऐसी ही तो है, वो मतलब मैंने एक ही लूप बनाया, मल्टीपल बन जाएंगे, उधर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, वो आगे तक जाएगा। मतलब एक वो बना दिया आपने, क्रेस्ट बना दिया। नहीं। तो अगर हम स्ट्रिंग के ऊपर लॉन्गिट्यूडिनल वेव बनाने की कोशिश करते भी हैं तो बनती नहीं,
ठीक है। तो अब तुम्हारे से कोई पूछ ले कि waves on strings are always transverse, are always longitudinal, may be transverse, may be longitudinal, मतलब ऑब्जेक्टिव सवाल से पूछ ले तो स्ट्रिंग में कभी भी longitudinal wave प्रोड्यूस नहीं की, are always transverse। अगर कोशिश करते भी हैं तो अच्छा, जिस इंस्ट्रूमेंट से एक्साइट करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी से ये किस तरह कनेक्टेड है, इसकी फ्रीक्वेंसी वो भी बता रही। एक केस में इसकी फ्रीक्वेंसी और स्ट्रिंग की जो फ्रीक्वेंसी वो सेम रहती है। अच्छा। इस केस में स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी भी आती है। आती है। सर्च करके देखो, बिल्डिंग एक्सपेरिमेंट। वैसे सर ट्यूनिंग फॉर्क की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा होती है ना, मतलब काफ़ी जल्दी जल्दी वो होता है। तो ये नेकेड आई से कोई नहीं करेगी तुम्हें। अच्छा। उसके लिए रोक मत कर। इसे भी पढ़ेंगे आगे हम लोग जब स्टेशनरी वेव पढ़ेंगे तब आएगा इसलिए वेव का। तो अभी तो हमने सिर्फ ये सीखा कि मैकेनिकल वेव लॉन्गिट्यूडनल होंगी या ट्रांसवर्स वेव होंगी, इस बात पर डिपेंड करेगी किस मीडियम में हम उसको जनरेट कर रहे हैं और मोड ऑफ एक्साइटेशन क्या है। उसमें हमने पहला पढ़ा अभी कि जो स्ट्रिंग्स हैं उस पर हमेशा वेव जो प्रोड्यूस होंगी वो ट्रांसवर्स होंगी, चाहे हम लॉन्गिट्यूडनल वेव बनाने की कोशिश भी करें, कभी उस पर लॉन्गिट्यूडनल वेव बनेंगे। दूसरा फ्लूइड्स, फ्लूइड्स में दोनों आ जाएंगे, लिक्विड्स और गैसेस। गैसेस। क्या आप मीडियम से नहीं पूछ रहे हो? मतलब हाँ, यहाँ तो स्ट्रिंग थी ना, अच्छा। यहाँ दूसरा फ्लूइड का केस आ गया। ठीक है। फ्लूइड में दोनों को इंक्लूड कर लिया, लिक्विड्स को भी गैसेस को भी। तो इनके अंदर waves are always longitudinal। मतलब अगर तुम इनमें ट्रांसवर्स वेव बनाने की कोशिश भी करते हो तो नहीं बनेगी, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल्स का रिस्टोरेशन है अपनी मीन पोजीशन की तरफ। समझ रहे हो? ऊपर गया तो नीचे की तरफ रिस्टोरेशन टेंडेंसी और नीचे चला गया तो ऊपर आने की टेंडेंसी। लिक्विड्स या गैसेस में पार्टिकल्स फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाते हैं। हाँ ठीक है। इस साइड को पानी को अगर ऐसे ऊपर उठाने की कोशिश करोगे तो वो ड्रॉप तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। तो इसके अंदर हमेशा जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी, चाहे वो लिक्विड्स में प्रोड्यूस करो चाहे गैस में प्रोड्यूस करो, हमेशा लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस होंगे। ट्रांसवर्स वेव का तो किस्सा है। पर सर जैसे जो टाइट्स बनती है वो भी ट्रांसफर ऐसे दिखती है। रिपल्स होती हैं। आगे आगे आएगा कि वो इसके बाद वेव्स ऑन वेव इन सॉलिड्स। Can be transverse or longitudinal, depends on the mode of excitation of wave। मतलब वेव को हम प्रोड्यूस किस तरीके से कर रहे हैं इस बात पर डिपेंड करती है कि सॉलिड्स के अंदर जो वेव है वो किस तरह की है। अब जैसे कोई एक आयरन बार है, तो इस आयरन बार को तुम हैमर करो यहां से, इसको उठा ले लो वहां पे, ठीक है। तो अगर तुमने इसको किसी हैमर से हिट कर दिया तो इसमें वही कंप्रेशंस और फिर रेयरफेक्शंस बनने लगेंगे ऐसे।
कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन। उल्टा लिख दिया ऐसे जरा आपने। अच्छा दो आर लिख दिया, आर सी आर ए सी। अब इसी आयरन बार को अगर ऐसे हिट करने के बजाय इस आयरन बार को यहाँ पे ठोक दो तो अब थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करो। किसी चीज से तुमने इसको यहाँ पे हिट कर दिया, हथौड़ा उठा के मार दिया, हाँ। तो ये वाले एटम्स जो होंगे वो लॉन्गिट्यूडिनली एक्साइट होंगे वैसे तो, हाँ। समझिए, मतलब यहाँ पे कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस बनेंगे, पर ये इस बाउंड्री से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर फिर भाई ये इस तरीके से कंप्रेशन रिफ्लेक्शंस बनेंगे। मतलब ये जोन जो होंगे इनमें कंप्रेशन रिफ्लेक्शंस बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद ये यहाँ पे बनने लगेंगे ऐसे, फिर ये ऐसे बनने लगेंगे ऐसे। तो तुम ये देखो कि ये डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुआ था यहाँ पर, पहुंच गया यहाँ पर, ठीक, तो ऐसे प्रोपगेशन हुआ। वेव का प्रोपगेशन तो ऐसे ही हुआ ना, परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में तुम देख रहे हो। पर अगर तुम यहाँ पे देखोगे कि ऐसा लगेगा, अगर बाहर से देख रहे हो कि जैसे ये पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट हो रहे हैं, हाँ वो ऐसे वेव ऐसी ऐसी शेप तो बन रही है इस तरह हाँ। की। तो ये वही मीडियम है पहले वाला है, बस वेव को प्रोड्यूस करने का तरीका बदल गया। तो इसको हम लोग फिर उसी तरह से क्रिस्टल ट्रस्ट के फॉर्म में देखेंगे। ये मोड ऑफ एक्साइटेशन में आ गया। हाँ, तरीका बदल गया एक्साइट करने का वेव को। तो वेव कौन सी प्रोड्यूस होगी, लॉन्गिट्यूडिनल होगी, ट्रांसफर होगी, सीधा सीधा डिपेंड करता है भाई कि किस मीडियम में प्रोड्यूस कर रहा है और किस तरीके से प्रोड्यूस कर रहा है। तो सर जो नीचे वाला है इसे हम वही कहेंगे, क्या बोलते हैं, ट्रांसफर से कहेंगे इसे हम। कैसे? इसे हम ट्रांसफर से कहेंगे। हाँ, क्या कहेंगे उसी तरीके से प्रोड्यूस होगी। सर जैसे ये सॉलिड बार के ऊपर हम हैमर साइड की जगह जैसे ऊपर से अगर मार देते हैं तो वो भी ट्रांसफर सीखी। कैसे? मतलब ऐसे सॉलिड बार है ऊपर से ऐसे मार दिया यहाँ पर हाँ। तो उसके लिए भाई प्रोपगेशन फिर इधर को आ जाएगी ना, ये लेंथ फिर ऐसे काउंट हो जाएगी, वो उसको ऐसे देख लो। तो वो फिर ऊपर वाले केस बन जाएगा। हाँ, हाँ, ऊपर वाला ऐसे बन जाएगा। ठीक है। इसने क्या कहा कि अगर हम कोई एक डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करते हैं कहीं पर, अब वो डिस्टरबेंस कैसा होगा वो बाद में बात करेंगे उसकी। मतलब डिस्टरबेंस बस यही नहीं कि इस पर थोड़ा मार दिया, स्ट्रिंग पकड़ के हिला दी, अलग अलग टर्म में इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर हम कोई एक डिस्टरबेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो डिस्टरबेंस क्या होगा कि वो अलग अलग टाइम में अलग अलग जगह प्रेजेंट होता है। जैसे तुम सोचो कि मान लो मैं बोल रहा हूँ तो साउंड आगे प्रोपेगेट हो रही है, तो बेसिकली मीडियम है एयर, उसके मॉलिक्यूल जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है मेरे बोलने से, तो उनके बोलने का एक पैटर्न है। तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कहाँ हो रहा है, यहाँ मेरी वोकल कॉर्ड जो है उस डिस्टर्बेंस को क्रिएट कर रही है। फिर वो कुछ टाइम बाद यहाँ पहुँच रहा है, थोड़ी देर बाद वहाँ पहुँच रहा है, इधर भी आ रहा है। तो तुम सबको वो अलग अलग टाइम पे मिल रहा है, समझ रहे हो? माइनर से तो डिफरेंस है। नहीं, माइनर सा डिफरेंस तो इसलिए है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो ज़्यादा दिखती है। अगर कंसिडरेबल हो, मतलब स्पीड स्लो हो तो मेरे बोलने में और वहाँ पे सुनने में टाइम लैग दिखेगा। जैसे जब बारिश होती है, थंडरस्टॉर्म के टाइम पे देखा है लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से आ रही है, साउंड थोड़ा, तो शाइनिंग जो होती है वो तो पहले दिखाई दे जाती है, वो फिर बाद में करते हैं। बहुत देर बाद वो तो टाइम पे, क्योंकि दोनों चीज हो तो एक ही साथ रही है, तो वहाँ पे पता चलता है। पहले ये कहते थे पुराने लोग थे कि जब बिजली गिरती है, मतलब जो पुरानी जनरेशन है वो ज़्यादा तो नहीं जानते होंगे मान लो,
तो वो कहते थे कि जब बिजली गिरती है तब नहीं आवाज करती, जब आदमी मर जाता है तो वो उठ के जाती है। वो कंस वाली परंपरा चलती थी। वो कहानी थी जो कि मतलब ऐसी स्टोरी थी कि भाई वो मतलब इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं मानते थे वो उसको सिंबॉलिकली किसी लड़की से कंपेयर करते थे कि जो कंस था वो अपनी बहन के बच्चों को जब मार देता था तो जो लास्ट वाली बेबी थी वो मार नहीं पाया, वो उसके ऊपर से कुछ इस तरह का स्टोरी थी पहले। योगमान। हाँ तो उसी क्या इससे वो समझ नहीं आता। जब हम वेव को मैथमेटिकली समझने की कोशिश करेंगे तो मैं सम इफ सम फिजिकल क्वांटिटी से y, मतलब जिस फिजिकल क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं उसको हम y से डिनोट कर रहे हैं। If some physical quantity say y is made to oscillate, किसी एक चीज को हमने ऑसिलेट करा है। अब ऑसिलेट कैसे करा है? जैसे मेरी वोकल कॉर्ड के पास में मेरी वोकल कॉर्ड ने एयर को ऑसिलेट करा है, ठीक। एक स्ट्रिंग को हमने यहाँ से पकड़ लिया तो मैंने इस हाथ से उस स्ट्रिंग को ऐसे ऑसिलेट करा है, तो दो अलग अलग चीज होगी ना, वहाँ एयर ऑसिलेट हो रही है, यहाँ पार्टिकल्स हो रहे हैं, यहाँ पार्टिकल ऑसिलेट हो रहे हैं। अब देखो यहाँ एक ही कॉन्सेप्ट को फिर दूसरे तरीके से समझो कि जैसे मैं बोल रहा हूँ, क्या कोई भी तुमने एक स्पीकर साउंड कर दिया अभी, ठीक है, तो स्पीकर के पास जो एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे एकदम से स्पीडली आगे की तरफ जाएंगे और ये वाले स्टेशनरी रहेंगे, तो ये बीच का जो जोन है ये कौन सा जोन बनेगा? कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेशन बनेगा सीधे से। फिर ये इसको ऐसे टक्कर मारेंगे तो ये आगे चल पड़ेंगे, ये पीछे वाला रिलैक्स हो जाएगा, तो ये वाला जोन कंप्रेशन बन गया और ये वाला जोन रेयरफेक्शन। रिफ्लेक्शन बन गया। तो जहाँ एयर कंप्रेस हो रही है वहाँ एयर की डेंसिटी बढ़ रही है और जहाँ एयर में रेयरफेक्शन बन रहा है वहाँ एयर की डेंसिटी घट कम हो गया। गई। तो मेरी वोकल कॉर्ड के पास में एयर की डेंसिटी में एक पैटर्न चेंज होना शुरू हुआ हाँ, ठीक है, और उस पैटर्न को तुम्हारे ईयर ड्रम के अंदर अलग अलग टाइम पीरियड पे सुना गया, तो तुमने वही डिस्टरबेंस उसी पैटर्न पर रिसीव कर लिया जिस पैटर्न पर मेरे यहाँ वोकल कॉर्ड पे वो चीज प्रोड्यूस हो रही। तो देयर इज अ वेरिएशन इन डेंसिटी ऑफ एयर। In case of string, there was a displacement of string molecules, string particles. तो मैं कह रहा हूँ कि if some physical quantities is made to oscillate, वो कुछ भी हो सकती है। हाँ, वो डेंसिटी वेरिएशन हो सकता है, वो स्ट्रिंग के केस में पार्टिकल्स का वाइब्रेशन हो सकता है, वो तुम्हारे मोबाइल फोन के एंटीना से इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन हो सकता है। तुम्हारा मोबाइल फोन का एंटीना जैसे तुम किसी को कॉल करते हो एकदम से एक इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन क्रिएट कर देता है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन से एयर में प्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने लगता है, या उसी के ऊपर वो फिर कम्युनिकेशन का पार्ट है कि एक कैरियर वेव है, एक दूसरी जो वेव उसको ट्रांसपोर्ट करनी है उसके ऊपर चढ़ा के फिर दूर तक भेज देते हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन लॉन्ग डिस्टेंस तक चेंज होता रहता है। दूसरी तरफ ऐसा इंस्ट्रूमेंट मिलेगा वो उस डिस्टर्बेंस को रीड कर लेता है। सेम पैटर्न समझो, एयर डेंसिटी का एक पैटर्न चेंज हुआ मेरी वोकल कॉर्ड के पास, वो तुम्हारे कान के पास पहुंच गया थोड़ी देर बाद, तुम्हारे कान को ऐसी एबिलिटी है कि वो उस पैटर्न को डिकोड करके दिमाग को भेज देता है, तो तुम्हें वही सुनता है जो मैं बोल रहा हूँ। बेसिकली है तो डेंसिटी वेरिएशन या फिर एयर के पार्टिकल्स जो है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में ऑसिलेट हो रहे हैं, वो पैटर्न तुम्हारा ईयर जो है वो रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो जब हम किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को ऑसिलेट करते हैं एक जगह और वो ऑसिलेशन फिर एक जगह से दूसरी जगह ऑब्जर्व होता है, तो ये ऑसिलेशन प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर, सोर्स है।
थोड़ी देर बाद ये ऑसिलेशन यहाँ पे चला गया, फिर यहाँ पे चला गया, फिर यहाँ पे चला गया। तो इसमें अगर तुमने स्ट्रिंग को ऑसिलेट कराया तो कैसा ऑसिलेट कराया? ऐसे अलोंग द वाई एक्सिस। ये जिसके मॉलिक्यूल्स अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह थे, पर ये डिस्टर्बेंस थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंच गया, थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंच गया, थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंच गया। अगर मैं बोल रहा हूँ तो भी ऐसे ही थोड़ा जा रही है, ऐसे भी तो जा रही है साउंड, ऐसे भी जा रही है। तो यहाँ क्या है कि एक फंक्शन है वाई, ये फंक्शन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकता है। जब हमने उस फिजिकल क्वांटिटी को एक जगह ऑसिलेट कराया तो ये फिजिकल क्वांटिटी का डिस्टरबेंस अलोंग एक्स एक्सिस भी ट्रेवल करने लगी, और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे इन पार्टिकल में, जो पार्टिकल पहले स्टेशनरी मोड पे थे, अब ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह दिखने लगे। तुम सर जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला बताया उसमें क्या चीज़ ऑसिलेट हो रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड वो आसपास प्रेजेंट है नॉर्मली, और उसी को हम वेरिएट कर रहे हैं। तो इसमें तुम देखो कि जैसे ये पार्टिकल्स पहले स्टेशनरी थे, एक थोड़ा सा ना पैटर्न समझने की कोशिश करो। यहाँ से 20 मीटर पर सेकंड से मान लो कोई वेव आगे चल रही है, ठीक, और ये पैटर्न इस तरह का है कि ये पार्टिकल जब ऑसिलेट होता है, ठीक, तो ये 1 सेकंड बाद यहाँ पे है, 2 सेकंड बाद यहाँ पे है, 3 सेकंड बाद यहाँ पे है, 4 सेकंड बाद यहाँ पे, 5, 6, 7, 8, यानी कि इसको एक्सट्रीम तक जाने में कितना टाइम लगता है? 4 से 4। इसको रिकॉग्नाइज कर लिया ना तुमने। अब तुम ध्यान से देखो कि ये वाला पार्टिकल यहाँ कब होगा, जो इससे 20 मीटर दूर है। ये बात सोच ले। ये पार्टिकल यहाँ पे 5 सेकंड बाद होगा, ठीक है। क्योंकि जो डिस्टर्बेंस यहाँ प्रोड्यूस हुआ उसको 1 सेकंड तो इस तक पहुंचने में लग गया, और फिर ये 1 सेकंड पहले तो ये है ना कि डिस्टर्बेंस यहाँ पहुंचे, तो ऐसे ऐसे से पहुंचेगा? नहीं ऐसे ही पहुंचे, मतलब पहले यहाँ पूरा हो जाएगा और फिर ये तो ऑसिलेट हो रहा था, ये तो एक बार ऑसिलेट हुआ तो वो डिस्टर्बेंस फिर साथ साथ ही उसको मिल गया, फिर उसने अगले वाले को दे दिया, फिर ये नए वाले की तैयारी कर रहा है। तो जो डिस्टर्बेंस यहाँ t=0 पे प्रोड्यूस हुआ था, 1 सेकंड बाद वो कितनी दूर पहुंचेगा? 20 मीटर। और ये जो ऑसिलेशन था पैटर्न इसका, ये पैटर्न इस तरह का था कि 4 सेकंड बाद मुझे अपनी एक्सट्रीम पे जाना है। तो ये यूं कहेगा कि जब मुझे वही पैटर्न रिसीव होगा, पहले रिसीव तो होगा मुझे, तो मैं भी 4 सेकंड बाद वही चला जाऊंगा जहां तू था, क्योंकि वही तो चीज, अब मेरी वोकल कॉर्ड से जो चीज निकल रही है वो निकल तो एक ही चीज रही ना, वो निकल के चली गई, एक बार वो तुम्हारे तक पहुंची 1 सेकंड में, वहां पहुंची 2 सेकंड में, वहां पहुंची 4 सेकंड में, तो सबको एक टाइम पे थोड़ा मिल रही है। एक रूम में बैठे हम एक टाइम पे मिल रही है। तो तुम ये कहोगे कि हमारे तक आवाज आए तो तभी तो पता चलेगा मास्टर ने बोला क्या है। अब ऐसा थोड़ा है कि इसको कुछ और सुन रहा है, उसको कुछ और सुन रहा है, सुन सबको एक ही चीज रही है, पर टाइम फ्रेम अलग अलग है सुनने का। तो ये कह रहा है कि यार मेरे तक जो चीज वहां प्रोड्यूस हो रही है एक बार मुझे मिल तो जाए, तो इसको कितनी देर बाद मिली? 1 सेकंड। तब तक ये तो ऊपर चढ़ गया, हाँ। ये तो अभी चलना शुरू करेगा। तो जो डिस्टर्बेंस यहाँ पे था 4 सेकंड बाद, तो ये पार्टिकल भी वहीं उसकी जगह ही चला जाएगा कितने टाइम बाद? 5 सेकंड। क्योंकि 1 सेकंड तो यहाँ पहुंचने में और 4 सेकंड उसको वहां पहुंचने में लगेगा, ठीक है। और तब तक ये इससे पहले कहीं और होगा, तब तक कहाँ पता तक नहीं। डॉट लगेंगे? हाँ उस तक उसको वहां पहुंचने में फिर 7 सेकंड लगेंगे, जो यहाँ से 40 मीटर दूर होगा, वो 7 सेकंड में वहां होगा। ठीक है। नहीं समझे? 6 1 अच्छा हाँ, 1 सेकंड, फिर 1 सेकंड और फिर 4 सेकंड, हाँ 6 सेकंड। और ज्यादा दूर वाले पार्टिकल वो तो बेचारे यहीं पड़े हैं, हमारे पास तो कुछ आया ही नहीं। तो इन पार्टिकल्स को ऊपर नीचे होने में टाइमिंग का फर्क है, फिर वो ऊपर नीचे होंगे उसी तरीके से जैसे ये हो रहा था। मतलब मेरी वोकल कॉर्ड से जो साउंड प्रोड्यूस हुई वो इस तक पहुंची कम टाइम में, वहां दूर वाले बैठे अभी आएगी आवाज, जैसे बिजली जब कड़कती है ऊपर लाइटनिंग के केस में, तो
होगी जनरेट ऊपर, साउंड धीरे धीरे आ रही है नीचे, तुम्हें तब पता चलता है कि और बिजली कड़की, तब तक वो काम हो जाता है, तब तक तुम्हें कुछ पता भी चलता है। तो मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ, यहाँ बैठे हुए आदमी को तभी तो पता चलेगा जब उस तक वो साउंड प्रोपेगेट होकर पहुंचेगी। तो ये डिस्टर्बेंस जो हमने यहाँ ऑसिलेट करा था, उसको ऑसिलेट होना था किस तरफ, वाई एक्सिस के, पर वो अलग अलग डायरेक्शन अलग अलग डिस्टेंस के ऊपर प्रेजेंट पार्टिकल्स को रिसीव होना था डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर। तो ये पार्टिकल्स ऑसिलेट हुआ ऐसे, ये भी ऐसे ही ऑसिलेट होगा, तो ये एक टाइम पे यहाँ होगा, एक टाइम पे यहाँ होगा, एक टाइम पे यहाँ होगा। तो इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट किस पर डिपेंडेंट है, टाइम पर। टाइम पे तो डिपेंडेंट है, 1 सेकंड बाद यहाँ, 2 सेकंड बाद यहाँ, 3 सेकंड बाद यहाँ। तो इसका डिस्प्लेसमेंट किस पर डिपेंडेंट हुआ, टाइम पे। और ये पार्टिकल खुद एक्स पर डिपेंडेंट है। तो ये यहाँ जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो रहा है वो किस पार्टिकल को मिलेगा, वो है x, और उसको वो डिस्टर्बेंस मिलने के बाद वो पार्टिकल y एक्सिस पर कहां चला जाएगा, और ये सब चीज तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी ऑसिलेट हो रही है कोई भी, जो हमने एक जगह जनरेट करी, वो बेसिकली जब मीडियम में प्रोपेगेट होगी तो वो एक फंक्शन है, मैथमेटिकल फंक्शन, जो x और t डिपेंडेंट है। अब ये जो फंक्शन है मैथमेटिकल, या जो ये ऑसिलेशन है, या ये जो फिजिकल क्वांटिटी है जो हम वेरी करा रहे हैं, जिसको हम चेंज करा रहे हैं, इट कैन बी डेंसिटी वेरिएशन, किसी एक जगह डेंसिटी का वेरिएशन कर दो, पूरे मीडियम में दिखाई देता रहेगा वो डेंसिटी का वेरिएशन। इट कैन बी ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर दो, जहां तक वो मीडियम है वहीं पे दिख जाएगा। पानी है, पानी पे एक जगह कहीं किसी चीज से हिट कर दो तो पूरी ऐसे 20-30 मीटर दूर मछलियों को एकदम पता चल जाता है कि ये जो डिस्टर्बेंस को प्रोड्यूस तो यहाँ कर रहे हैं, वो मीडियम के थ्रू धीरे 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 दूर वाले को पता चल जाएगा। जैसे मैं बोल तो यहाँ रहा हूँ, पर जो एक्साइटमेंट यहाँ हो रही है वो तुम्हारे कानों को कैसे पता चल रही है, थोड़ी देर तुम्हारे कानों पर पहुंच गया सेम वेरिएशन। ऐसा नहीं हुआ कि मैंने यहाँ कुछ और प्रोड्यूस करा तो कुछ और सुना, जो वेरिएशन यहाँ प्रोड्यूस हुआ सेम चीज़ को सुनी। तो एक ऐसा फंक्शन जो हमने कहीं पे प्रोड्यूस कर दिया, किसी फिजिकल क्वांटिटी को हमने एक्साइट कर दिया, ऑसिलेट कर दिया, कोई वो डेंसिटी वेरिएशन हो सकती है, वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव हो सकता है, वो वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। तो वो वेरिएशन हमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह मिलेगा, और फिर जब जिसको वो मिलेगा वो भी पहले की तरह ही सेम डिस्टर्बेंस है, जैसे ये चेंज हो रहा था वैसे ये वाला पार्टिकल होने लगेगा। तो ये एक मैथमेटिकल फंक्शन जो किस पर डिपेंडेंट है, एक्स और टी पर, और ये डेंसिटी वेरिएशन हो सकता है या डिस्प्लेसमेंट हो सकता है किसी पार्टिकल का, या फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन। सर ये डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो वेरिएशन थोड़ा कम नहीं होएगा? वेरिएशन कैसे कम हो जाएगा, मतलब ऐसा नहीं ना कि जैसे मान लो मैंने यहाँ बोला कुछ है, तेरे को कुछ और सुन रहा है, उसको कुछ और सुन रहा मतलब जैसे जो मुझे सुन रहा है, जो अगर थोड़ी दूर बैठा है तो उस बंदे को कम सुनाई देता है जैसे है। वो इंटेंसिटी है, पैटर्न नहीं बदल रहा है, हाँ पैटर्न क्योंकि सेम है। साउंड जो है वो ज्यादा बड़े रीजन में फैलती रहेगी। तो ये जो डिस्टर्बेंस है ना, जिसका हम नाम ले रहे हैं बार बार, हाँ ये क्या क्या हो सकता है, डेंसिटी प्रेशर वेरिएशन हो सकता है, एक जगह पे प्रेशर का कोई वेरिएशन कर दो फिर वो आगे चलना लगेगा। हाँ फिर उसी प्रेशर वेरिएशन को डिटेक्ट करने के लिए अगर उधर कोई इंस्ट्रूमेंट है तो वो उसे डिटेक्ट करके देखेगा कि क्या आया है, एक तरीके से मैसेजिंग सिस्टम है। जैसे कि तुमने देखा होगा कि बंदर नहीं होते, तो बंदर ज़्यादातर एक ही तरह की जो आवाज़ निकालते हैं वो उनका एक पूरा सेंटेंस होता है,
एक बार उन्होंने चीची कर दी ना, तो तुम्हें पता चलेगा बस, मतलब वो आपस में एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे हैं कि भाई मतलब कोई आ गया, सारे बात पेड़ पे चढ़ जाते हैं, फिर दोबारा चीची करेंगे, चला गए, फिर आ जाओ नीचे, तो उसे रिकॉर्ड कर लो, तो उसे रिकॉर्ड करके अगर तुम वही साउंड उनके बीच में ले जाके हो जाओ, तो जो उसको समझता है बस वो उसी तरह की हरकत करते हैं। जैसे कुत्ते हैं, तो हमें तो लगता है कुत्ते भौंक रहे हैं, एक ही काम कर रहे भौंक रहे, पर उस भौंकने का पैटर्न है, दूसरे पड़ोसी समझ जाते हैं, दूसरे कुत्ते वो भी उसको नजर में लाते हैं, उन्हें पता चलता है कि ये खतरे वाली वॉइस है, कोई दूसरे मोहल्ले का कुत्ता घुस गया पड़ोस में या क्या हुआ, तो वो हमारे लिए वो सब भौंकना ही है, पर उनके लिए वो डिकोड करने का सिस्टम लगा उनके दिमाग में, उनको पता है कि मतलब अब हमें भी साथ में चलना, कोई घुस गया मोहल्ले में, कोई तीसरा प्राणी, सब डिटेक्ट करते तो मतलब उनके जो कान है वो उस क्या बोलते हैं हैं। उनके पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, जैसे मैंने अगर तुम्हें कोई भजन सुना दिया तो तुम्हारा दिमाग उसको एज अ भजन डिकोड करेगा। हाँ। मैंने उसमें गाली दे दी तो वो उसे गाली की तरह डिकोड करता है। वर्डिंग्स हैं, मतलब हम उनको हमारे दिमाग में उनके मीनिंग है, तो जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं उनके दिमाग में उनके मीनिंग है कि इस टाइम पे कौन से वाले साउंड प्रोड्यूस करी जाती है। सर आपने बताया कि जैसे दूर चले जाते हैं तो इंटेंसिटी कम हो जाती है, तो फिर एम्पलीट्यूड भी कम हो जाना चाहिए। हाँ। तो फिर जैसे अब वो पहले हमें मिल रहा था कि एक एक्स पे कुछ एक टाइम तक एक्स पे ये किसी टाइम पे एक्स यहाँ पे मिल रहा था, ये वाई यहाँ पे मिल रहा था, फिर अब वो थोड़ा कम भी मिलेगा। हुआ एम्पलीट्यूड कम होने का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स पहले यहाँ तक ऑसिलेट हो रहे थे, अब ऐसे ऑसिलेट होने लगे, तो उनका टाइम पीरियड भी तो घट जाएगा। एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड से कहाँ independent होता है, इंडिपेंडेंट है टाइम। ठीक है, ठीक है। मतलब वो ज़्यादा रीजन में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो इंटेंसिटी अपने आप ही कम हो जाएगी। समझ आएगी ना मेरी बात?